मुझे जो है मिली है और जो 14 साल के बाद जो कष्ट मैंने उठाई है उसका मुझे जो है सिला मिला है और इसीलिए मुझे रिहाई मिली। थैंक यू, थैंक यू। August 8, 1993, a blast took place at the RSS headquarters in, of course, Tamil Nadu state headquarters at Chetpet in Chennai. So, in the aftermath of that bomb blast, the investigation was first conducted by the crime branch CID of the Tamil Nadu State Police, and later on it was transferred to CBI. So, Mr. Mukhtar Ahmed, originally he is from Bangalore in Karnataka. He was also arrested by the CBI, and after investigations, interrogations, he was also remanded, and he was one of the accused in the RSS blast case. मेरा नाम मुख्तार अहमद है। मैं जो है एक कारोबारी आदमी था। मेरी एक जीन्स की शोरूम थी कमर्शियल स्ट्रीट में। मैं और मेरे भाई चला रहे थे, कारोबार चलता रहा। अचानक जो है 1993 सितंबर 12 अचानक CBI जो है घर आ गई। कहने लगी कि तुम्हें जो है इंक्वायरी करना है, इन्वेस्टिगेशन करना है। मुझे और मेरे भाई को लेकर गए और दूसरे दिन जो है सुबह वो छोड़ दिए थे। फिर उसी रात जो है फिर लेके गई। हमने पूछा किस लिए आप ले जा रहे हैं, किस इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जा रहे हैं, तो वो कह रहे थे कि बम्बई में वो कह रहे थे कि मद्रास में RSS हेडक्वार्टर में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है जिसमें आप इन्वॉल्वमेंट हैं। उसके बाद बोले ठीक है, एक काम करो, हमें जब भी आपको बुलाते तो आ जाओ बोले। मैंने बोला कि ठीक है बोल के मैं ऐसा ही बोला। उसके बाद मेरे को मालूम पड़ा कि ये लोग जो हैं भाई को भी लेके जाने वाले हैं। उसके डर से मैं कम से कम जब तक चार्जशीट नहीं पड़ जाती उन लोगों से मैं मिला नहीं। तो उसी दिन जो रात उन्होंने मद्रास लेके गए। 14 सितंबर को जो है वो टाडा कोर्ट में मुझे पेश किया और अरेस्ट दिखा दिया। When I visited the prison to interview to these detainees, we were fighting their cases in the court. That was the occasion when I first came across brother Mukhtar Ahmed. He was from a very good family. He was a good businessman, but the arrest under TADA shattered his business, shattered his family. इन्हों बच्चे बिजनेस वाले ना, हमारे दो भी बिजनेस खाले पीले रहते थे। बाबा गुजर गए उनके, बहुत हालत ख़राब हो गया हमारे घर की, पूरा घर ही छंदारा हो गया था ना। ये मुकदमा चालू हुआ, टाडा कोर्ट में लाया गया। उस वक्त जो है यहाँ से कोई भी लोग हमको सपोर्ट नहीं किया, किसी की मदद नहीं रही। कौन दिए? कोई भी दिए नहीं। कौन देती बोलो? कोई भी देते थे। वो ज़रा ऊपर का एक भाड़ा आता था 2000, उसमें खाले पीले को रहते थे। तो हालत ऐसी हो गई, घर में बाजू वाले लोग अच्छे थे, बहुत करीबी दोस्तान थे, हमारे रिश्तेदार थे। कोई डॉक्यूमेंट देने के लिए रेडी नहीं, कोई हमें क्या करने बोलने के लिए रेडी नहीं, इसलिए कि वो लोग समझते थे कि हमने देश से कुछ गद्दारी की है। 9 महीने के बाद जो है इन्होंने चार्जशीट फाइल की, जिसमें मुझे जो है बहुत बड़ा QCA3 बना दिया गया, जिसमें तमाम एक्ट लगा दिया है। PC, एम्स एक्ट, टाडा एक्ट 3, 4, 5, 302, 307, जो है एक्ट पूरे मेरे ऊपर लगा दिए। We were taking up the cases of TADA detainees, and
we were fighting their cases in various courts. So in that connections we had also taken up the case of brother Mukhtar Ahmed. तो उस वक्त जो है चंद दोस्त लोग मिलकर मुझे यम वेंकट रामायण के नाम का एक एडवोकेट को वो कोर्ट के अंदर मुलाकात हुई, इससे मैंने बात किया। मैंने कहा कि मैं जो भी होगा दूंगा, मेरे केस को अटेंड करें, तो वो कबूल कर लिए। और उन्होंने जो है 93 सितंबर से लेकर 2007 जून तक भी जो है वही मेरा केस लड़ रहे थे। As a result of which, after a very long time, he was released on bail with the condition that he should not leave the city of Chennai. That was the condition imposed by the designated Tada court. And Chennai, you know, is a metropolitan city, and the cost of living is also high. So we offered our services to him, and we told him that he can stay at our headquarters. जब उन्हें बाहर आए थे उनके पास तो एक पैसा भी नहीं था। टीएमएम के हेड ऑफिस में के ज़रिए से उनको खाने के लिए ज़रा थोड़ा पैसा दे थे। वो पैसे में उन्हें खाना, बाहर खाना, वो उसके बाद कपड़े कुछ लेना, ऐसा लेना में उसमें था। बहुत कम पैसा था और उसमें उन्हें जीना पड़ा। जब रिलीज़ होने के बाद चेन्नई में रहा, चेन्नई में जो है मुझे तो वहाँ का खाना बिल्कुल पसंद नहीं था, और वहाँ का रहन सहन, वो धूप, वो गर्मी, वो परेशानी में जो है काफ़ी दिन गुजारे। फिर भी वो टीएमएम के वालों ने मेरी काफ़ी मदद की, रहने के लिए जगह दी, और जो है काफ़ी माली ताउन भी किया उन्होंने मुझे। और इतनी ज़िंदगी में कभी इतनी परेशानी मुझे नहीं आई। बहुत परेशानी हुई, जाना तो मद्रास को जाना, खड़े रहना, अंदर छोड़ते नहीं। ये छोटे छोटे बच्चों के ले को रेल में जाना, ये बच्चे कूदने वाले, नाचने वाले, कूद डालते, सब शरारती करते, बहुत परेशानी से जाते थे। मैं इनकी अम्मी बेंगलोर से मुझे मिलने आते थे, तो वो टिकट तो बुक नहीं कराते थे, चालू टिकट में आते थे। तो वो जहाँ गेट होता है, डोर होता है, वो डोर के पास बैठ कर आ जाते थे रात भर। और सुबह जो है जब एंट्री डालते हैं तो वहाँ पर जो है तकरीबन 3-4 घंटे टाइम खड़ना पड़ता है, तब चलकर जो है मिलने की परमिशन मिलती थी। वो 2 बच्चों को लेकर मेरी बीवी आया करती थी। बहुत छोटे थे हम लोग, तो 3.5-4 साल का था मैं, मेरा छोटा भाई तो 2.5 साल का था। कुछ पता नहीं क्या केस में गए, फिर भी हमारी मम्मी ने कुछ हमारे को बताया नहीं। सिर्फ यही बोलती थी कि तुम लोग पढ़ाई करो, और बहुत डिफ़िकल्टीज़ से उसने हमें स्कूल भेजा। हमने भी बहुत डिफ़िकल्टीज़ से स्कूल गए, और बहुत परेशानी उठाई है हमने, बहुत परेशानियों से हमने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट की है। खाने की तकलीफ़ इतनी ज़बरदस्त थी, घर में स्कूल के बच्चों के लिए, छोटे छोटे बच्चे, कोई पूछने वाला नहीं था। कौन संभाले, मैं अच्छी संभाले, कौन संभालती बोलो? कौन न थे हमारे, कोई भी नहीं थे, देखने वाले कोई नहीं थे, क्या भी नहीं। खाने भूखे भूखे रहते, सुबह ही उठे तो फैमिली ज़्यादा है तुम्हारे, इनके लोगों की, पुलिस की है। सुबह से शाम तक फैमिली ज़्यादा क्या खाती, पानी पीना, चाय पीना, होता था हमारा काम। बिज़नेस ही ख़त्म हो गया। मेरा दुकान था कमर्शियल स्ट्रीट में, वो दुकान बंद हो गई, और वहाँ कोई लेने वाला भी नहीं था। पूरा वो जो था वो सब ख़त्म हो गया मेरा। अब जो भी आता हम लोग जो है बाहर बुला के बोलते हैं, भाई दुकान चलाओ, बोले तो आके पूछते ठीक है, इतनी बड़ी जगह है, इतना अच्छा एरिया है, कमर्शियल एस्टेट है। फिर पूछते दुकान किसका है, ओ मुख्तार भाई का, वो बाम ब्लास्ट है। नहीं ना, को नहीं चाहिए। ये लोग इतना झूठा केस मेरे ऊपर बना दिया है जिसका मुझे कोई ताल्लुक़ नहीं, पिन बराबर का कोई ताल्लुक़ नहीं। तो ज़हनी परेशानी होगी ना कि हर वक्त कि आज क्या होगा, कल क्या होगा, कल हमारा फ्यूचर क्या होगा, हमारे 2 बच्चे हैं छोटे, उनका क्या होगा। अचानक ऐसा कर दिया ये लोग, पता नहीं, मैं ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि ये मुसीबत हमारे ऊपर आएगी, पहाड़ों की तरह टूट पड़ेगी। हम तो बहुत खुश थे कि हमारे अब्बू वापस आ गए हैं। बहुत ये थे, उन्होंने भी बहुत मेहनत से अपना बिज़नेस वापस स्टार्ट किया, और बहुत लेट पिकअप हुआ, लेकिन बहुत अच्छा पिकअप हुआ। कोशिश किया और हिम्मत कभी नहीं हारा। अल्लाह के फजल करम से मैंने जो है दोबारा कारोबार वालों से मुलाकात की, और उनसे जो है उधार लेकर जो है मैंने आज एक पोजीशन पर बैठा हूँ।
अल्लाह का एहसान है कि मेरी एक शोरूम है। अच्छा दिख रहा है। अब ज़रा बिजनेस का महीने ये लगी है ना, अब ज़रा परवाह नहीं, तबीयत भी ज़रा सही से वाली थी है मेरी। क्योंकि इतना बड़ा केस और इतना मुझे जो तकलीफ़ दिए हैं, काश वो दूसरा होता तो शायद ख़ुदकुशी कर लेता। पढ़ने की बहुत ख्वाहिश थी इनको। पढ़ना, मैं सब में बड़े इनो ही है ना, पढ़ने की ख्वाहिश। मतलब जब भी स्कूल में कुछ भी करते प्राइजेस लेकर आते थे, स्कूल से भी। स्कूल में भी गए तो अच्छा टीचर तारीफ़ करते थे उनकी। स्टडीज़ के लिए तो स्टार्टिंग से ही मेरे घर वाले इंकरेज करते थे कि कुछ करो या ना करो, मतलब स्टडीज़ तुम कंप्लीट करना है, डिग्री का तो कंप्लीट करने का है। उसके लिए मैं स्टार्टिंग से मतलब प्रिपेयर रहता था कि स्टडीज़ कंप्लीट करना है, डिग्री करना है। तो जब से इंटर से ही जॉब कर रहे हैं नो, कभी इधर कभी उधर, तो वैसे भी पिता भी हो बच्चों को, भाइयों को अच्छा देख लेते, अच्छा रख लेते और मोहब्बत करते भाई बहन से। जो भी करना है भाई बहन को करना है सोचते। अब ये जॉइंट फैमिली है हमारी पूरी। जिस दिन ये हादसा हुआ था उस दिन मैं मेरे भाई के साथ पंजाराइज गया था टिकट बुक करवाने के लिए। फिर हम लोग वापस आए। वापस आने के बाद एक आधे घंटे के बाद मालूम पड़ा कि गूगल चैट में ऐसा ब्लास्ट हुआ। जब पूरे घर के बच्चे गए थे, हमारे गाड़ी भर के, कॉलेज भर के थी, हमारे शौहर खुद लेकर गए लोगों को खाने के लिए गोकुल चाट। हमारे पूरी फैमिली पूरी वहीं पे गई हुई थी, तो उसमें गोकुल चाट में हमारे भाई का इंतकाल भी हो गया। फिर उसके बाद में हमारे बड़े लोग गए, जाके बॉडी वगैरह लेके आए उस दिन ही रात में। घर में ये मातमी है बच्चे का, 4 दिन के बाद ये हादसा हमारे बच्चे के साथ। अब एक ही घर के बच्चे का तो इंतकाल हो गया, अब वो दूसरे बच्चे को लेकर चले गए। अब ज़रा सोचने की बात है, बच्चे को एक ही घर में कैसा कर सकते, वो लोग को भी सोचना था कि बच्चे को क्यों ले गया आखिर ये। मैं ऑफिस को जा रहा था उस दिन, सुबह 8 साढ़े 8 का टाइम था। जा रहा था तो पीछे से 2 आदमी आए, पकड़ के मेरे को गाड़ी पे बिठा के लेके चले गए। फिर 5 दिन तक पता नहीं मुझे कहाँ रखे, मालूम ही नहीं पड़ा। 1 सितंबर को मेरे को यहाँ से उठाए और 5 सितंबर के दिन कोर्ट में प्रोड्यूस करे। हम लोग को 4 दिन तक तो पता ही नहीं था कि बच्चे को कहाँ लेके गए, क्या करे। हमको सोचे भी नहीं कि बच्चे के साथ ऐसा होगा बोल के। क्यों, तो वो ऐसे उसमें बच्चा था ही नहीं हमारा। लड़ाई झगड़े में, अभी महल्ले में आप पूछ लो उनको, खाली उनके फादर को पहचानेंगे मगर वो बच्चे को नहीं पहचानते कोई। वो 5 दिन किधर रखे पता नहीं चला मेरे को। मुँह पर कपड़ा, वो किसी से कुछ भी बात करने नहीं दे रहे थे। कोई आ रहा नहीं था, कोई जा रहा नहीं था, सिर्फ आ रहे थे, खाना खा बोल के मार रहे थे, चले जा रहे थे बस। हम लोग को कुछ भी नहीं मालूम कहाँ रखे, क्या करे, कितने तकलीफ़ां दिए, कितने अजियतां करे बच्चे के साथ, हम लोग को कुछ भी नहीं मालूम। बस आके कोई हमको ऐसा बोल दिए कि फ़लाँ जगह आपका बच्चा है, वहाँ पे जाके मिलो। सुबह 9 बजे गए हम लोग को, तो मुलाकात के लिए 9 बजे थी हम लोग को। 9 बजे गए तो 1 बजे नंबर आया हम लोग का, मिलने ही नहीं दिए। और वहाँ पर गए तो क्या लिखते थे, वो बोर्डिंग पास पे ISI लिखते थे, मुस्लिम ऐसी है बोल के ISI बोलकर लिखते थे। केस बुक करने से पहले भी यही बोले कि केस तुम लोगों का कुछ भी नहीं है, छोड़ दे रहे बोल के यही बोलते गए। 5 दिन तक यही बोलते गए। फिर 5वें दिन शाम में कोर्ट में भी नहीं, मजिस्ट्रेट के घर पे हम लोग को प्रोड्यूस करके फिर डायरेक्ट जेल के रिमांड कर दिए। अब फिर वो बच्चे का तो 1 साल ख़राब ही हो गया। निकले बाद उन्होंने फिर वहाँ से 6 महीने, मामूली बात नहीं है, किस मुसीबत से गुजरे हम लोग। जब से मेरा ये केस हुआ मतलब बहुत सारे पैसे इसमें लग चुके थे, जैसे बेल करवाना या फिर कोर्ट में आना जाना, फिर मेरे से मुलाकात के लिए मिलना जुलना, उसमें बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। फिर घर संभालना, घर भी देखना, और मेरे छोटे 2 भाई भी है, एक छोटी बहन भी है, उन लोगों को भी देखना। फिर उन लोगों के स्टडीज़ भी है, फिर मेरे स्टडीज़ है, फिर मेरे को किस तरह से निकलना, कैसे करना। तो घर वाले तो टोटली डिस्टर्ब हो गए थे, फाइनेंशियली भी बहुत प्रॉब्लम हुई थी। एक वो बच्चे की तरफ से कितने परेशानियाँ, मुसीबतां, इतने माली हालत अलग, दिमागी हालत अलग ख़राब हो गई सो हमारी। बस बच्चे के पास जाना आना, रोना,
सारा दिन लग जाता था, जाने 1 घंटा आने 1 घंटा, मुलाकात डालने के लिए, फिर वहाँ लाइन में ठहरो, फिर बात करो। केस ख़त्म होने के बाद मतलब जब मैं रिहा होके आया, स्टडीज़ के ऊपर ज़रा भी कॉन्सेंट्रेट नहीं रहता था मेरे को। जब भी पढ़ने की कोशिश करता था, मेरे को दिमाग में वही रहता था कि बाहर निकले तो कि कोई ऐसा लगता कि कोई मेरे पीछा कर रहा, कोई मेरे को फिर से पकड़ने के लिए आ रहा। रात में नींद नहीं आती थी, सोचता था बस वही एक मेंटल, बहुत टॉर्चर हुआ मैं मेंटली। दिन भर वही आता था दिमाग में, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मतलब मेरी लाइफ में क्या सोच रहा था, मेरे साथ क्या हो गया। वो बच्चे को MBA करने बोल के दिल में बहुत ख्वाहिश थी, लेकिन हमारे हालात ऐसे हम नहीं करा सके उनको MBA, बस ग्रेजुएशन ही करा दी। मैं बोला मेरे घर वालों के, तो मेरे से ऐसा मेरे को कैसा कॉन्सेंट्रेट नहीं हो रहा है, तो मेरे घर वालों ने बस समझाया कि नहीं, जो हो गया सो हो गया, अब तुम फिर से स्टडीज़ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो, तुम्हारे जो बैकलॉग्स है वो क्लियर करो। फिर से मैंने ठाना दिल में कि अब मेरे को करना ही करना है। फिर से मैंने हार्ड वर्क किया, मतलब मेरे पूरे बैकलॉग्स मैंने क्लियर करके मैं फिर से मेरे घर वालों से पूछा कि मैंने क्लियर हो गया मेरे सब्जेक्ट्स, तो वो लोग बोले कि अच्छा है। फिर अब फ्यूचर प्लान्स क्या है, तो मैं घर वालों को सजेशन दिया कि मैं ऐसा MBA करना चाह रहा हूँ। अब बच्चों का इतना वक्त ख़राब हुआ, बदनामी हुई, साल ख़राब हुआ पढ़ाई में। अब हम बोलने से तो पूरा थोड़ी होता वो। जी मैं तब डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग करता था। SG हाईवे मेरी कॉलेज है, RC टेक्निकल, और लगभग पूरा होने आया था। और उसी दौरान मुझे अरेस्ट किया गया और अंदर जेल में डाला गया। उस दिन मैं एग्जैक्टली तो याद नहीं है, लेकिन घर आया था, कॉलेज से घर आया। घर आके उस टाइम में मैं ट्यूशन पढ़ाता था कॉलेज के साथ, आफ्टर कॉलेज और बिफोर कॉलेज, ताकि खुद का थोड़ा खर्चा निकल जाए। ट्यूशन से आके मैं कंप्यूटर था उस टाइम पे मेरे पास, कंप्यूटर में बैठा हुआ था। पहले तो 2 लोग आए थे, मोहल्ले के ही थे शायद, पूछने के लिए कि ये उमर फारूक का घर है। तो हमने कहा हाँ, ये मतलब भाई बैठे थे यहाँ पर, कंप्यूटर था, बस यही कुर्सी पर बैठे थे, बैठकर कंप्यूटर चला रहे थे। हमने कहा हाँ, उन्होंने शायद भाई को देख लिया था कि हाँ भाई बैठे। वो नीचे गए तो वो कुछ निज़ामुद्दीन सैयद नाम के कोई पुलिस है, वो आए उनके साथ और भाई को बुलाए और खाना दस्तरखान मतलब बिछा रहे थे उस वक्त। যে দিনে ওকে এখান থেকে তুলে নিয়ে রাত 10টার সময় খেতে বসেছি, খেতেও দেয়নি। এমনি আচানক এসে বললে উমর ফারুক ভাই এই পাশে এসো। তো এর আব্বা এখানে দাঁড়িয়েই ছিল। তো আমি বললাম যাও জলদি দেখো কোথায় নিয়ে গেল। इतना ये लोग फास्ट निकले, मैं निकला भी तो चल के वहाँ नाके में जब गया मैं, तो वहाँ तो लोगों की भीड़ थी। वो इसलिए भीड़ थी कि तरुण बारूद के गाड़ी वहाँ सामने खड़े थे, रियाज होटल के सामने। मुझे वहाँ जाने के बाद पता चला। फिर सब मैं अपने पोल में जो है सब भीड़ हो गए बहुत, लेकिन मुझे मिले ही नहीं उमर फारूक। এসে বলছে কোথায় নিয়ে গেছে আমি দেখতে পাইনি। তখন অনেক ডর লেগেছে আমাকে যে না মেরে দেয় আমার ছেলেকে। তো সারা রাত আমি শুতে পারিনি। उस दिन रात को तो घर पे कोई सोए नहीं, अब रोना धोना चालू ही था। फिर मैं फजर की नमाज़ पढ़ के, यहाँ एक है, उनसे मैंने मशवरा लिया। मैं सब बगैर नाम लिए ही बोल रहा हूँ आपको, समझ में आ रही है ना आपको। तो उन्होंने सलाह दिया कि आप एक काम करो, फजर की नमाज़ पढ़ के तुरंत उनके मकान पे जाओ, निजाम सैयद के। তারপরে আবার সকালবেলা আব্বাকে আমি পাঠিয়েছি ওই নিজামের কাছে, যে আমার ছেলেকে কোথায় নিয়ে গেছে। তো বলছে তুমি 12টার পরে এসো, তোমার ছেলের সাথে দেখা করো। पहले मैं गया यूँ तो मिलने दे अंदर ले गए, उसमें शायद उमर फारूक को मिला था या नहीं, लेकिन दोपहर का खाना फिर मिले। 2 दिन तक 2.5 दिन तक वहाँ रखे। ये लोग को भी ले गए थे, इसके अम्मी लोगों को, बहन लोगों को भी ले गए थे। तो तरुण बारोट ने मना किया था कि औरतों को ना ले आए। 2 दिन टिफ़िन वगैरह ले जाने दिए,
फिर जब तीसरे दिन टिफ़िन लेकर गए तो टिफ़िन रख लिया, पर यूँ नहीं कहा कि भाई वहाँ पर नहीं है, भाई वहाँ पर नहीं है, वहाँ का मतलब वहाँ से लेकर क्राइम ATS में चले गए थे वो लोग। वहाँ पे टॉर्चर करते थे। से मेरा दोस्त है मोहम्मद अली, जिसको दिल्ली में पकड़ा गया, उसके सिलसिले में कब से जानता है क्या है क्या नहीं। वो मेरे महल्ले में जो स्ट्रीट है वहाँ पे साथ में हम लोग बचपन से दोस्त थे। उसी बारे ताल्लुक से पूछते थे, फिर अलग अलग सवाल क्वेश्चन करते थे। उसामा बिन लादेन तेरा कौन लगता है? दूसरे मैंने कहा मैं जानता नहीं हूँ, कुछ है नहीं, फिर किस तरह से बताऊँगा उन कुछ भी। और अलग अलग जिसके बारे में कुछ भी नहीं जानता था, ऐसे ऐसे लोगों के बारे में सवाल करते थे, सब लिस्ट लाते थे। और टॉर्चर तो करते थे वो लोग, करंट देते थे, मारते थे, ऐसे बिठा के रख देते थे। 1 महीने बाद पेपर में आउट हुआ भाई का, ठीक है, पेपर में आउट हुआ, लेकिन पेपर में उसी दिन की डेट थी, 1 महीने पहले की नहीं थी। एक रोज़ ऐसे मैं लेटा हुआ था तो बोले चलो 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 साहब तुम्हारे को ले जाएंगे, और ऐसे ले गए और सीधा बहुत सारे कैमरे खड़े थे और सामने खड़ा कर दिया। कुछ समझ नहीं पाते कि क्या हो रहा हमारे साथ। फिर दूसरे दिन उसी में से कांस्टेबल ने बताया कि तुम्हारे पेपर में तो बहुत जोरदार फोटो आया। बोला गिरफ्तारी तो पेपर में एक फिर बताए चंडोला कोई तालाब है वहाँ से, फिर इसमें लिखा हुआ है क्या बोलते हैं, चार्जशीट में लिखा हुआ है चलती पीर की दरगाह, चलती पीर दिल्ली चकला है, चलती पीर को वहाँ चार्जशीट में बताए, और ले गए हमारे घर से। वहाँ से हमको जेल भेज दिया गया। तब क्या करे क्या नहीं, वहाँ पे जो अंदर दूसरे कैदी थे उन लोगों ने हमारे पेपर सब संभाल के रखे थे, पेपर में फ़ोटो, जेल में पेपर अवेलेबल है, तो देखो तुम्हारे बारे में ऐसा ऐसा बताया। तो पढ़ के शौक हो गया कि यानी इतना सब साफ अंदर प्रिंट कर दिया पेपर में कि यकीन नहीं हो रहा था ये क्या है, कि बहुत बड़े पैमाने पे ऐसा छाप बना देते कि आम जो कैदी है ना वो लोग हमारे से डरते थे, बोले तो बहुत बड़े आतंकवादी है ये। सब कहते हैं कि अब गए हैं, नाम आ गया, पेपर में आउट हो गया कि भाई आतंकवादी हैं, अब उनका मतलब निकलना मुश्किल है। फिर भी एक उम्मीद होती है कि नहीं, किसी न किसी तरीके से निकाल लिया जाए, चाहे उसमें कितने ही पैसे क्यों ना खर्च हो। इस हिसाब से सोचने लगे। फिर बाद में 1 साल तो ऐसे निकल गया, 1 साल 17 महीने ऐसे निकले, केस चले बगैर, क्योंकि हमारा केस दिल्ली के साथ कंबाइन कर दिया था। अब उनको जब मुद्दत में लाते थे तारीख पे यहाँ पे, हमको नहीं लिया था, इसलिए हमारा केस स्टार्ट नहीं हो रहा था। बड़ी ताज्जुब की बात यह है, ये लोग केस चलाते नहीं हैं, अपना वैसा नॉलेज हो गया है, केस चलाते तो 2 साल पहले ही निकल जाता, 1 साल तो केस ऐसे ही पड़ा रहा, उसके बाद बोर्ड पे आया केस, फिर 7-8 महीना बाद खाली ये जज वो जज करके फिरते रहे, घुमाते रहे, महीना 2 महीने में जज बदल देते थे। वकील भी मतलब रखे नहीं रखे, वकील को पैसा दिया कहाँ से दिया, तब क्योंकि मैं घर पे बड़ा था और मेरे वालिद साहब यहाँ के इमामत करते थे, कुछ उनको भी नॉलेज नहीं क्या किया जाए। और इस दौरान कोई सपोर्टिव मतलब के आसपास के लोग के कोई डायरेक्शन कोई, क्योंकि डर ही इतना बिठा दिया था कि कोई पास में आने के लिए तैयार नहीं था। টাকার জন্য তো অনেক লোকের কাছে হাতই করেছি, কেউ ই করেনি। হ্যাঁ বলছে করব করব, দিই অনেক तकलीफ पड़ेছে। भाई के बाद मेरा नंबर आता है तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अब कुछ तो घर के लिए करना पड़ेगा। सुबह 8 बजे से स्कूल जाती थी, वहाँ से फिर मतलब शाम को 5 साढ़े 5 बजे छूटकर डायरेक्ट ट्यूशन करवाने जाती थी। ट्यूशन करवा कर 8 साढ़े 8 9 10 इस तरीके से होता था रोज़ाना। हमारे समाज में तो यूँ कि लड़कियों को मतलब इतना सारा निकलना नहीं देता सुबह से शाम तक। फिर भी एक मजबूरी थी जो हमने मतलब मजबूरी में अगर मैं नहीं निकलती तो फिर क्या होता। अब्बू सिर्फ इतना कमाते थे कि घर चलाता, लेकिन उस पीछे भाई का ऐसा बनाव बना के भाई को निकालने के लिए थोड़े बहुत भी पैसों की ज़रूरत थी, तो वो बस मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही थी। फिर अब्बा जो है वकील के पास जाके कुछ भी मतलब केस स्टार्ट हुआ 17 महीने के बाद, और उसके बाद भी रेगुलर स्टार्ट नहीं होता था। लास्ट में जो आया 4था साल लग गया, उन्होंने अच्छा ही चलाया, जो भी हो आर्गूमेंट सब सुनते रहे हर रोज़। पहले जो केस बनाए थे, जो आपका दिल्ली चकला अरेस्ट बताया, तो वहाँ के एक गवाह ले आए थे सरकारी वकील, वो कोई बर्फ़ वाला था, हिंदू था। पहले ही वो लड़का आके तो जज के सामने कह दिया कि साहब ये पुलिस वाले खोटे खोटे केस बनाते हैं। जज लोग भी मेरा ख्याल में समझते हैं कि केस कैसा बना है, नहीं तो लड़का निर्दोष कैसे आता। पूरे केस के दौरान मैंने सुना कि एक भी सही तरीके से लोग ना जवाब दे पाए, न इनके पास कोई दलील थी। इनके साथ जितने भी साथी थे
बास टाइम तो इनके आर्गूमेंट सुनकर ये सरकारी वकील के और ये लोग जो ले आते जज सब हंसते थे, इनकी ये सुनकर मजाक उड़ाते थे, मुंह घुमा लेते थे। बहुत टाइम ऐसा रहा। लगभग लास्ट टाइम जो सुनवाई हुई जज साहब को समझ में आ गई कि ये बच्चे, और वही बात रहा आखिर तक। ছাড়া পেয়েছে একটা ছাড়ার খুশি আছে, কিন্তু যে পিছানের যে কষ্ট, পিছানেরই এখন সামালতে, এখন হতে অনেক কষ্ট হবে। যেসব নিয়ে ধার উদর করেছি, আমরা তো গরিব মানুষ, আমাদের একসঙ্গে নেই যে করে দেবো। এবারে ছেলে কী করবে না করবে, বিজনেস পড়া তো বেকার করে দিয়েছে, পয়সা নেই যে বিজনেসে লেগে দেবো, धंधा पानी करार जन्य पैसा तो चाहिए। अब जब बाहर निकले हैं तो बाहर फिर से पढ़ाई को शुरू करना बहुत मुश्किल होता है, क्यों मैं भी जानती हूँ कि मैं भी एक पढ़ाई करती हूँ अभी। अगर बीच में गैप हो जाए तो बहुत मुश्किल से होता है, और इनके जहन में 4 साल का जो इतना सारा भरा हुआ था तो वो निकलना बहुत मुश्किल है। और जब निकला मैं तो पूरी 4.5 साल में मतलब आधा दायका हो जाता है, पूरा बदल गया था। पढ़ाई बदल चुकी थी, पूरे जो लोगों की जहनियत वो बदल चुकी थी। जो मुझे बरसों से जानते थे वो लोग देख के किनारा कश करने लगे, बात नहीं करते थे। ये मेरे दिमाग में बहुत गहरा असर करा है कि जिनके साथ एक टाइम पे बैठ के खाना खाया, घूमने गए, वो लोग देख के मुझसे बात नहीं करते, ठीक है। और जो पूरा अपग्रेड हो गया, मतलब जो 4 साल पहले बहुत पुरानी चीज़ें थी, अभी हर चीज़ नहीं आ गई है, तो मेरे को समझने में टाइम लगा। यानी 2-3-4 महीने तो ऐसा लगा कि मैं कहाँ हूँ, क्या करूँ, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा किधर जाऊँ। जिस पर बीतती है वही जानता है, जो ले जाता है वो भी इस बात को समझ नहीं पाता। अगर वो समझ ले तो शायद ऐसा मतलब कि बिना सोचे समझे किसी को भी घर से उठाकर ना ले जाएं कभी भी। अगर यही सब सोचकर चलें तो शायद इतने सारे मतलब आतंकवादी के नाम पर, मुझे नहीं लगता कि हर मुसलमान ही मतलब आतंकवादी होता है। अभी तक पेपर में पढ़ो या टीवी में देखो तो ऐसा ही लगता है हर जगह मतलब मुसलमान ही आतंकवादी है, ठीक है। इस तरीके से मतलब ले गए। हम लोग 5 बहनें और 2 भाई हैं। मुझसे बड़े भाई जो थे वो मुजाहिद, जिसका गुजरात के एसीपी ने नरेंद्र अमीन ने पॉइंट ब्लैंक रेंज पे शूट किया मौलाना नसीरुद्दीन की गिरफ्तारी के वक्त। मुझे 5 मार्च 2008 को मैं अपने दोस्तों के साथ खड़ा हुआ था घर के बाहर। एक जीप आई जिसमें कोई नंबर प्लेट नहीं था और लोग चेहरे पे नकाब लगाए हुए थे और मुझे अरेस्ट किया। जैसे कि लोग देखने वालों ने ये समझा कि किसी ने किडनैप कर लिया। गिरफ्तार तो उसको घर के सामने जो है बैठा था, उस पर मोटरसाइकिल एक खड़ी थी, उस पर बैठा हुआ था। पुलिस आई गाड़ी पर और जिस तरह से मुर्गी के चूज़े को चील या कौवा उठा लेता है उस तरह से उठा करके लेके चले गए। उस केस के तहत मैंने यानी जुडिशल कस्टडी में कई दिन गुजारे और उसी केस के तहत मेरी पुलिस कस्टडी हुई 6 दिन की। और मेरी पुलिस कस्टडी हुई 6 दिन की डीजीपी ऑफिस के वाक़े में और मुझसे सवालात किए गए राजस्थान के धमाकों के, हैदराबाद के धमाकों के और इधर के उधर के दुनिया भर के सवालात किए गए, जहनी टॉर्चर किया गया। नुकसान जो हुआ इसमें वो एक तो हरासा करने की कैफियत से और सिलसिला बाकी रहा, दूसरे उसके तालीम का बड़ा नुकसान हुआ। एग्ज़ाम्स लिखने पे पाबंदी लगाई गई। हमने हाई कोर्ट से परमिशन लेने की कोशिश की तो हाई कोर्ट में एसआईटी ने अप्रोच होकर काउंटर लगाया और एग्ज़ाम लिखने से रोका। इंजीनियरिंग में दाखिला उसने लिया था और वो जो है वो उसका
कोर्स मुकम्मल नहीं हुआ और अभी तक नहीं मुकम्मल हुआ। एक के बाद एक करके मुझे जितने भी केसेस में अब तक एब्सकॉन्ड बताया गया था, मफरूर बताया गया था, मुझे रिमांड करते गए और पुलिस कस्टडी लेते गए। जुमला मैंने 100 दिन जेल में गुजारे। 100 दिन के बाद मेरे वकला की काफ़ी मेहनतों की बदौलत और अल्लाह ताला की बहुत बड़ी मेहरबानी थी कि मैंने रिहाई हासिल की। एक हमारे ख़ानदान पर एक मुस्तकिल गया दाग लग गया है और शादी ब्याह में भी उसका वो होता असर पड़ रहा है और लोग जो है लोगों की नज़रों में हम बहुत बड़े दहशतगर्द गया हो गए। पुलिस ने हमको करार दे दिया और लोग जो है मिलने में जुलने में ज़रा एहतियात करते हैं और खौफ खाते हैं। सबसे पहले तो ये कहा कि पोटा के अंदर के भाई ये लोगों का पॉलिटिकल लीडर्स को असैसिनेट करने का इरादा था। पॉलिटिकल लीडर जिन्होंने मतलब गोधरा में के राइट्स में मुसलमानों के साथ लीडरशिप का, मुसलमानों के साथ जाति करने में लीडरशिप का रोल किया था, तो उनके असैसिनेशन का ये लोग प्लान लेते हैं। और मैं और एक हमारे दोस्त हैं जुनैद सैयद, तो बोले हम दोनों मिलकर एक जयदीप पटेल लीडर है वीएचपी के, उनकी रैकी वगैरह कर रहे थे और वहाँ ऑन द स्पॉट हमको अरेस्ट किया। लेकिन असल में हमको तो 6 तारीख से उठा के लिया था, लेकिन कोर्ट में एक्चुअल जो अरेस्ट डेट थी वो 11 तारीख वगैरह कुछ 11 तारीख दिखाई दी। हम तो सो रहे थे और 1:30 बजा रहा होगा, एग्जैक्टली टाइम मुझे याद नहीं रह गया है। 1:45 बजे थे उस रात। उस बीच में तो हमारे वहाँ कोई नहीं आता, लेकिन मैंने कहा पता नहीं कौन है, देख लेते हैं। देखा तो इनके साथ एक लड़का और पकड़ा हुआ था ना, जाहिद। उसने बोला कि हारिस है। दाढ़ी वाला एक नौजवान सामने आया, उन्होंने कहा हारिस है। तो मैंने कहा ये कौन सा टाइम है भाई हारिस से मिलने का, ये कौन सा वक्त है, तुम चले आए हो इस रात को हारिस से मिलने का, ये क्या टाइम होता है, सुबह आना मिलने के लिए। ये कह के मैं खिड़की बंद करने जा रहा था, इतने में फिर एक साहब आए सामने और उन्होंने इंट्रोड्यूस किया अपने आप को, मैं तरुण बारोट हूँ। तो फिर वो तरुण बारोट आया अंदर, मतलब बोला कि हम आए हैं थोड़ी देर मिलना है। बस वो थोड़ी देर मिलने का नाम लेकर बच्चे को नीचे बुलवाया। ये घर के स्लीपिंग सूट में ही था। मैं ऊपर अपने रूम में कमरे में सो रहा था, नीचे कुछ ऑफिसर्स वगैरह आए। अम्मी ने आके बोला कि भाई पुलिस वाले आए हुए, तो बुला रहे हैं नीचे। तो मैं नींद में से उठा, तो कपड़े वपड़े चेंज किए और नीचे आए। तो उसके बाद नीचे बोले कि भाई इंक्वायरी के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए आए, 1-2 दिन में छोड़ देंगे, अभी हम ले जाते हैं, ज़रूरी काम है। और फिर वही ले गया। फिर वो तो मैं फिर दरवाज़ा ही देखती रह गई कि अभी ये वापस आऊँगा, अब आएगा, अब आएगा। लेके चले गए। वहाँ पर ले जाके रात को कोई बात नहीं, मेरे को भी एक चद्दर दे दी, बोले सो जाओ, कल सुबह बात करेंगे। उसके बाद से सुबह मैं मिलने गया, उनसे तरुण बारोट से भी बात हुई, इन लोगों से उसने मिला। उन्होंने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, हम सिर्फ पूछताछ कर रहे हैं, छोड़ देंगे। फिर दूसरे तीसरे दिन ऐसे उन्होंने 5-6 दिन निकाल दिए। 1 आध दिन तो इसी तरह इन्वेस्टिगेशन चलता रहा कि भाई घर में कौन क्या कर रहा है, आप क्या कर रहे हो, कहाँ तक पढ़े हो, कौन सी स्कूल में गए, कितने मामा हैं, कितने खालू हैं, कितने चाचा हैं, कितने भाई हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो कौन सी स्कूल में जाते हैं, वो कौन सी कॉलेज में जा रहे हैं। इस तरह का इन्वेस्टिगेशन चलता रहा। 5 दिन के बाद रात को फ़ोन करता है कि मैंने अरेस्ट कर लिया है पोटा के तहत। तब भी रात को ही फ़ोन करा था उसने, 5 दिन के बाद। अब वो असल में जो पहला सेटबैक हो गया था उनके लिए, अब उनके लिए एविडेंस प्रोड्यूस करना बहुत ज़रूरी हो गया था किसी भी तरीके से। अब वो एविडेंस प्रोड्यूस करने के लिए अब जो पोटा में सबसे बड़ा हथियार था उनके लिए कि भाई खुद एक्यूज से ही साइन करा लीजिए कन्फेशन पे तो ख़त्म हो जाए। तो उसके लिए जो टॉर्चर वगैरह बहुत कि भाई
साइन करा लिए जाए किसी भी तरह से, तो एक कन्फेशन हो जाए तो कम से कम एक एविडेंस तो प्रोड्यूस हो। तो 10 दिन तक वो चलता रहा वो, लेकिन उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि भाई ये जो रिमांड दिया था वो गलत तरीके से दिया था, और उसके बाद बाकी फिर सब्सिक्वेंट एप्लीकेशंस वगैरह रिमांड की होती रही, लेकिन वो खारिज कर दी गई। ये अंदाज़ा नहीं था कि ये रिस्की वगैरह काम है। हम तो रिलीफ का काम हम करते रहे पहले भी, है ना, और ये तो ज़लज़ले के मौके पर भी काम करते रहे ना, लीगल सेल में काम करते रहे। तो हम ये नहीं समझ रहे थे कि ये कोई रिस्की किस्म का काम है। ये तो बाद में जब चीज़ें अनफोल्ड होनी शुरू हुई और अंदाज़ा हुआ कि स्टेट गवर्नमेंट तो किसी कीमत पर नहीं चाहती कि इस तरह का कोई काम हो, और ख़ास तौर पर वो सारे काम जो लीगल इंटरवेंशन से मुतालिक थे, जब वो अनफोल्ड होना शुरू हुए तो स्टेट गवर्नमेंट का रवैया सामने आना शुरू हुआ। पहले तो उन्होंने कैंप चलाने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की इलेक्शन को के इशू को लेकर, और उसके बाद जितने इस तरह के लीगल काम करने वाले लोग थे उनको भी उन्होंने हैरेस करना शुरू किया और क्वेश्चन करना शुरू किया। तब अंदाज़ा हुआ कि ये तो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा रिस्की होता जा रहा है। अब हमको ऐसा लगता है कि प्रेशर क्रिएट करने के लिए उनको सबसे आसान जो जरिया होगा ये 2 बच्चों को उठाया होगा कि भाई इसके ज़रिए हम प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद भी हम अपना काम करते रहें। गुमान में भी नहीं था कि मेरे साथ ऐसा ये करेंगे एक नॉन आदमी के साथ कि बिल्कुल इलीगल डिटेंशन में रखेंगे और फिर उसे गिरफ्तार बता देंगे और फ्रेम कर देंगे और उन्हें किसी चीज़ का कोई डर नहीं होगा। फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से तो एक तो सबसे पहली बात होती है कि इस घर पूरा फैमिली डिस्टर्ब हो जाता है। मतलब एक ऐसा हो जाता है कि भाई एक हैंडीकैप बच्चे को पालने जैसा, मेरे हिसाब से तो एक हैंडीकैप बच्चे को मतलब पूरा ध्यान फैमिली का उसी की तरफ लग जाता है। अब कोर्ट की डेट्स वगैरह हैं, ये घर पे से मुलाकात लेना है, तो पूरा मतलब अब जेल और हमारा घर इतनी दूर है तो वहाँ से आना वगैरह कुछ नहीं, मैं तो कुछ, मुझको तो होश ही नहीं रहा। जैसे ही लगता कि अभी आएगा, अभी आ जाएगा, आता होगा, तब तो बहुत खुशी थी। छूटे तो मैं गई भी थी वहाँ उस चीज़ को लेने, घर के सारे लोग गए थे, पड़ोसी आए थे। खुशी के मारे पूरी रात सोई नहीं मैं। 6 साल जेल में था तो लोग समझेंगे कि 6 साल वो गुनहगार था इसलिए जेल में था। नोबडी सीज के उसका एक्विटल हुआ है, वो कोई नहीं पूछेगा। छूटने के बाद तो अब मेरी तो हिम्मत नहीं है कि कहीं पे भी इंटरव्यू उसके लिए किसी के लिए फेस करूं, क्योंकि सबसे पहला सवाल होगा कि वेयर यू फॉर 6 ईयर्स, और मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं जाके ही बोलूँ कि भाई 6 साल, क्योंकि मैं जेल में था इस वजह से। अब वो जो पुराने फ्रेंड्स थे, जो पुराने कलीग्स थे, उनके सामने भी मेरी हिम्मत नहीं है फेस करने की, बोले कि 6 साल हो गए तो कहाँ था, क्योंकि एक्चुअली में सवाल लोग यूँ पूछते कि एक्विट हो गए कि कुछ भी हो गए, लेकिन ज़रूर कुछ तो होगा, मतलब नो डाउट, मतलब पुलिस ने केस बनाया तो कुछ तो होगा। किसी के ऊपर केस क्यों बनाएगी पुलिस, ये उनका सवाल होता है। वो एंगल से वो लोग शायद नहीं सोच पाएंगे या देख पाएंगे कभी भी। 30 साल का हो गया, अभी शादी नहीं, अभी अब तक तो सेट हो जाता, शादी भी हो जाती है 25 साल के अंदर, अभी 30 साल का हो गया। अब ये खुद काम धंधे के लिए भागम भाग के कहीं सेट हों, फिर शादी का, पर एक घर तो तबाह हो ही गया ना किसी भी तरीके से। ऐसा हो गया है कि अभी ट्रैफिक पुलिस से भी डर लगता है। मतलब अगर मेरे को ट्रैफिक पुलिस वाला भी पकड़े तो मैं ट्रैफिक वो भी अवॉइड करता हूँ कि भाई ट्रैफिक पुलिस से भी डर लगता है कि अगर ट्रैफिक में पकड़ेगा वो फिर पूछेगा कि अगर कुछ उसमें कुछ बात, अगर वो ज़बरदस्ती उल्टा भी फ़ाइन करेगा तो मेरे को ऐसा लगेगा कि अभी इसको फ़ाइन दो और आगे चलो, क्योंकि अगर बात बढ़ेगी तो बोलेगा कहाँ रहते हो, फिर वो उसमें से वो एक हिस्ट्री निकालेगा कि ये जेल में रह के आया, तो ओह ये तो मैंने बहुत बड़ा इंसान पकड़ा है क्योंकि ये पोटा में रह के आया इसलिए मैंने बहुत बड़ा आतंकवादी, तो अननेसेसरी मतलब एक इश्यू क्रिएट हो जाएगा। अब उनका कारोबार ख़त्म हो गया, उनकी एजुकेशन ख़त्म हो गई, इस बीच में मेरी वालदा का इंतकाल हो गया, उनकी दादी का नहीं आ सके, 2 लड़कियों की शादियां थी, उस मौके पर भी हम पैरोल लेने में कामयाब नहीं हुए। हमने तो खुद भुगता है, यानी जैसे कि CLSG को देख रहे थे शकील साहब, तो शकील साहब को तो सीधे सीधे इफ़ेक्ट हुआ है। एक तो जब अबुल कलाम साहब आए थे और उन पे रिप्रेजेंटेशन देने का जब मामला आया
मुझे यहाँ के कलेक्टर ने इनवाइट किया। तो वही उजरत में था, बहुत पब्लिक के बीच में कुछ वक्त दे दिया था। तो इसमें हमारे शकील साहब भी थे और 3-4 लोग थे, हमारे 4-5 लोगों का हमारे एक वफद था। इसमें हमारे चीफ मिनिस्टर साहब भी उस वक्त साथ में ही थे। उस वक्त जो उन्होंने बात पेश की, एग्जैक्ट वर्ड ये था जो मैंने कहा था अब्दुल कलाम साहब से, उनको दिया, उनसे कुछ 2-4 बातें की मैंने, और मेमोरेंडम में 2-3 चीज़ें थीं कि इन चीज़ों का वो करना है। और मोदी साहब आगे आके सुन रहे थे। मैंने इनसे कहा कि देखिए, ये जो आपके साहब हैं, ऐसी इनके दिल में, इनके लिए मेरे दिल में कुछ अच्छे जज्बात भी नहीं हैं, और इनके लिए मेरे पास कुछ अच्छे शब्द भी नहीं हैं। ये हो सकता है कि ये हमारे साहब को, क्योंकि उस वक्त जो हालात थे, इसमें कोई अपने कंट्रोल में रहना बहुत मुश्किल था लोगों का, और तो शायद उनको अच्छा न लगा हो। बस इतनी बात मैंने उनसे कही थी। যেদিনকে আমেরিকা সেন্টারের উপরে হামলা হয়েছিল সেদিনকে বাড়িতে টিভি দেখছিল, মানে চায়ের কাপ নিয়ে টিভি দেখছিল। আমাকে বলছে না, দেখো না টিভি এরকম কী একটা হচ্ছে। কী হচ্ছে? বলে ওই কী সব হামলা করেছে আতঙ্কবাদীরা। তো সব ফালতু কথা, কে করেছে, তোমার কী দরকার, এরকম আমি বলেওছি। আর সেই কেসেই যে ওনাকে জড়িত করে দেবে সেটা কোনো চিন্তা করতে পারেনি। এই ঘটনাটা যেদিন হয়েছে সেদিন তো এখান থেকে না, ওকে তো ওখানে অফিস থেকে মনে হয় নিয়ে গেছিলো, তারপরে ফের রাতের বেলা এখানে নিয়ে এসেছিলো। তারপর দিন না তার দিন আমি জানি না, এখানে নিয়ে এসেছিলো সেদিনই রাতের বেলা। तो एखान एने फिर निए गए एखान साल 2002 में मार्च का 5 तारीख था। मैं कंपनी के काम से ही HMB कंपनी में गया हुआ था। HMB जो कैसेट वाले हैं सारेगामा, तो कुछ सैंपल लेके गया हुआ था जेसर रोड। तो वहाँ से जब मैं रिटर्न हो रहा था, कंपनी के बाइक था, बाइक में रिटर्न हो रहे थे, तो कंपनी में ढुके तो देख रहे बहुत सारे लोग मुझे घेर रहे हैं। तो वहाँ से मुझे वो लोग घेर के कॉर्डन करके ऑफिस में ले गए। तो ऑफिस में मेरे मालिक थे, जो कंपनी के मालिक, और उनके वालिद साहब थे। तो उनके वालिद साहब जो अशोक बनर्जी हैं, वो एक्स पुलिस वाले थे। तो उन्होंने मुझसे इंट्रोड्यूस करवाया कि ये देखो लाल बाज़ार से DT डिपार्टमेंट से कुछ पुलिस वाले आए हुए हैं, तुमसे कुछ सवालात करना चाहते हैं। ये लोग किसी मोहम्मद सलीम एलाइज बॉबी को ढूंढ रहे हैं। तो बॉबी जो है, ये हम आपको बताना चाह रहे हैं कि बॉबी नाम जो है उसी कंपनी में गौरंगो बोल के स्टाफ था। तो उस वक्त बॉबी देओल का एक फ़िल्म शूट थी बरसात। तो उस स्टाइल में मैं चूल भी रखता था, चश्मा उस्मा पहनता था, ड्रेसअप करता था। तो वो उसको पसंद करके वो मेरा नाम बॉबी रख दिया। वहीं पे ये मेरे कोई घरेलू नाम भी नहीं है या दोस्तों का नाम नहीं है। तो कंपनी में वहीं से मुझे बॉबी का नाम मिला। तो सिर्फ यही बॉबी नाम के चक्कर में जो है आज मेरी 8 साल ज़िंदगी बर्बाद हुई है। जो असलियत है, तो वो पुलिस वाले आए, बहुत सारे सवालात किए। करने के बाद वो लोग बोले तो ठीक है, ये तो जिनमी लड़का है, कोई ऐसा बात नहीं है। तो उसी दौरान एक इंस्पेक्टर के सेल फ़ोन में फ़ोन आया। तो वो कुछ बात किए कोई अपने हाई रैंक के ऑफिसर से। तो उन्होंने कहा ठीक है, हमारे वहाँ जो DC साहब हैं सोमिन मित्रा तुमसे मिलना चाहते हैं। तुम तो ऐसे कोई, तुम्हारे अंदर तो खराबी मिला नहीं हम लोग से पूछताछ में, तो चलो एक बार तुम मिल लो कि हम लोग किससे बातचीत किए। तो हमारी कंपनी के जो मालिक थे अशोक बनर्जी, उन्होंने कहा देखिए ये हमारे बहुत काम का लड़का है, जिनमी लड़का है, इसको आप लोग ले जाना चाह रहे हैं। बोले हाँ, इसको आधे घंटे के लिए छोड़िए, हम लोग कुछ पूछताछ करके फिर बैक कर देंगे। तो वो ले गए, वो जो ले गए बस ले गए। দাদার এই ঘটনাটা শোনার পর মা কিছুদিন পর আমার মারা যায় হার্ট অ্যাটাক করে। তো উনি এই ঘটনার মধ্যে কত জড়িত সে ব্যাপারে আমরা জানতাম না। শুনেছিলাম নাকি একটা কোনো কাগজ ছাপা ব্যাপারে উনি এই ঝামেলার মধ্যে জড়িত হয়ে গেছেন। मुझे अब तक मालूम नहीं था कि मुझे किस केस में वो रख रहा है। तो जब कोर्ट में चार्जशीट मिला मुझे, तब मुझे पता चला कि ये अमेरिकन सेंटर अटैक केस मुझे भी दिया है। तो मेरा तो समझ लीजिए एकदम बदन में निचोड़ो तो खून नहीं, माने वो हाल था। इतने बड़े टेररिस्ट केस, इस केस में मुझे डाल दिया है। एक माने थोड़ा बहुत कमाने वाला, अपने फैमिली को चलाने वाला, रोज़गार करने वाला आदमी को हमारा क्या होगा हाल। उसके बाद से उस केस का ट्रायल चला, कोर्ट में बहुत ही ड्रामा हुआ। जेल के अंदर में स्पेशल कोर्ट बनाया, अपनी मर्ज़ी से केस चलाया। पेपर वाले, मीडिया वाले आते थे तो उन लोगों को ढुकने नहीं दिया। एक पेपर वाले आते थे, आनंदो बाज़ार पेपर वाले, तो उन्होंने तमाम केस सुना। लास्ट में वो आजीज़ आ गए, केस का ड्रामा देख करके वो आना ही बंद कर दिए कोर्ट में।
कि ये कोर्ट क्या है, चार्जशीट क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यही करते करते एक जज जो थे प्यारीलाल दत्तो, वो रिटायर हो गए। उसके बाद में एक दूसरे जज आए, उन्होंने हम लोगों को फांसी का सज़ा सुनाया। सज़ा सुनाने के बाद तो हमारे वकील को बुलाएं चेम्बर में, वो शाहिद इमाम को बुलाने के बाद बोले कि शाहिद আমাকে ক্ষমা করে দাও, তোমাদের ক্লায়েন্টকে তুমি বলে দাও যে আমাকে ক্ষমা করে দেয়, কেন এই যে আমি যে বিচারটা করেছি এটা আমি নিজে করিনি, আমার থেকে প্রেশারে করানো হয়েছে, চলো ওরা যদি ভালো থাকে উপরওয়ালাকে ডাকতে বলো, ওরা সবাই বেরিয়ে যাবে। যেদিনকে শাস্তি মানে সাজা দিল সেদিনকে আমি কোর্টেই ছিলাম, আমি তো এভরিডে কোর্টে যেতাম, সেদিনকে কোর্টেই ছিলাম। শুনে মানে খুবই মানে কষ্ট লেগেছে বা খারাপ লেগেছে যে এত বড় একটা হলো, কিন্তু সামনাসামনি জিনিসটা ফেস করেছি তো অতটা মানে আমি মানে হতে মানে ভেঙে পড়িনি। আমি ভেবেছি না ও যাই হোক না কেন ও একদিন না একদিন ফিরে আসবেই, এটুকু আমার ছিল। আমরা তখন অনেক আপসেট হয়ে গেলাম যে কি করে হলো, একটা ফাঁসি কখন হয় যখন একটা লোক কোনো গুরুতর কোনো কিছু অন্যায় করে, কাউকে খুন করে বা কাউকে মারার চেষ্টা করে তাহলে হতে পারে, কিন্তু সে তো কিছুই করেনি আর তার নামে কোনো কিছু মানে এভিডেন্সও নেই যে সে কিছু এই দোষের দোষী। এই জন্য আমরা তো খুবই আপসেট হয়ে পড়েছিলাম। কেসের খরচা তো মানে আমার বাড়ির লোক সাহায্য করলো, তারপরে আমার দাদুর বাড়ি থেকেও কিছু মানে সাহায্য আমাকে করেছিল। তারপরে যখন আমি 3 বছর যখন কন্টিনিউ কেসটা চলার পরে তারপরে যখন ওরা সাজা দিয়ে দিল, সাজা দেওয়ার পরে তখন আমি আমার হাজব্যান্ডকে বললাম কি এখন তো আমি কী করব, দুটো বাচ্চা নিয়ে চাকরি বাকরি করতে হবে, তাহলে নাহলে তো আর হবে না, সব কিছু বাবার উপরে ছেড়ে দেবো, চলবে না। সেই জন্য আমি একটা মানে ওই রিটেলেই একটা মানে জায়গায় চাকরিতে জয়েন করলাম। তাও কি প্রথম আমি চাকরি সম্বন্ধে কিছু জানতাম না, তখন আমাকে বললো তুমি তো কিছু জানো না, তোমাকে 80 টাকা রোজ হিসাবে দেবো। তা 80 টাকা রোজ হিসাবেই আমি কাজ করেছি। করার পরে তারা মানে আস্তে আস্তে যখন আমার কাজ ভালো হলো হতে হতে প্রমোশন হলো, হওয়ার পরে আমি মোটামুটি মানে লাস্টের দিকে ভালোই স্যালারি পেতাম, কিন্তু কাজ করা বাচ্চা দুটোকে রেখে গিয়ে কাজ করা, তারপর এদিকে কোর্টের দিকে যাওয়া বা দেখা করতে যাওয়া খুবই মানে প্রবলেমের মধ্যে পড়তে হয়েছিল। बस वही तकलीफ़ मुझे था कि मेरा घर का खर्च कैसे चलेगा, बच्चों का पढ़ाई कैसे चलेगा। वो तो हमारे ससुर साहब का अपना जगह ज़मीन है, घर है, वो एक डॉक्टर हैं, बहुत नाम किए हुए डॉक्टर हैं, बहुत अच्छा माने प्रैक्टिस करते हैं वो। यहाँ तक कि वो हमारे बच्चों और बीवी के लिए अपना डॉक्टरी को त्याग देकर के नौकरी तक किए हैं और आज तक वो कर रहे हैं, सिर्फ मेरे कमी को पूरा करने के लिए। और बच्चों को ये एहसास नहीं होने दिए कि तुम्हारा बाप नहीं है घर में। মানে যখন ওকে নিয়ে গেল তখন তো ধরুন আমাদেরও খুব ফ্যামিলির যে খুব মানে ভালো ছিল, মানে পয়সা কড়ির দিক থেকে সব কিছুর দিক থেকে যে আমরা সচ্ছল ছিলাম সেটাও ছিলাম না। ধরুন আমি তখন একা রোজগার করতাম, তা ছেলে মেয়ে তো তখন ছোট ছিল, মেয়ে বিয়ে হয়ে গেছিলো, ছেলে তখন পড়াশোনা করছিল। তারপরে যখন ওকে নিয়ে গেল তখন পুরো ফ্যামিলিটাকেই, ওর ফ্যামিলি প্লাস আমাদের ফ্যামিলি দুটোকেই দেখতে হলো, যার জন্যে আমার খুবই অসুবিধার মধ্যে দিয়ে আমি জীবনযাপন করছিলাম। তারপরে যখন ওকে এই ধরুন একদিন দুদিন তো নয় 8 বছর ধরে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কোর্টে যেতে হয়েছে, তাতে বিভিন্ন উকিলদের সঙ্গেও পরামর্শ করতে হয়েছে বা তাদের ফিস দিতে হয়েছে, এইসব দিক থেকে নানা রকমভাবে রুইন্ড হয়ে আমাদের আর্থিক অবনতিতেও আরও জটিল হয়ে গেছিলো। फिर उसके बाद में हाई कोर्ट में अपील किए और भला करे अब हम हमारे वकील साहब का, जो उन्होंने आज तक हम लोगों को पैसा के लिए कभी जलील नहीं किए, कोई ऐसा डिमांड नहीं किए, घर वाले से जो हुआ जो दिए बेचारा वही रखा। हाई कोर्ट से हमें खलास किया गया अमेरिकन सेंटर केस से। खलास करने के बाद में 8 साल के बाद मैं निकला बाहर, और निकलने के बाद भी परेशानी नहीं कमी। ये यहाँ के प्रोसिक्यूशन जो है फिर हमारे खिलाफ चैलेंज किए सुप्रीम कोर्ट में। तो ये सुप्रीम कोर्ट में जो वो लोग चैलेंज किए हैं, अब सुप्रीम कोर्ट का जो खर्च उठाना हमारे बस के बात नहीं है, क्योंकि अगर हम सुप्रीम कोर्ट का खर्च उठाएंगे तो हमारी बीवी बच्चे सब मारा जाएगा। हम किसका बच्चों का पेट भरे ना कोर्ट का पेट भरे। आज भी मैं बहुत परेशान हूँ, रात में फिक्र में सोता नहीं हूँ, खा नहीं सकता हूँ। दोनों बच्चों की ज़िंदगी देख के मुझे बहुत तरस आती है।
वो लोग मांग करती है लेकिन हम पूरा नहीं कर पाते हैं। उन लोगों को अच्छा पढ़ाई, अच्छा कपड़ा, अच्छा खाना नहीं दे पाते हैं। এখন যে খুব ভালোই আছি, উনি চাকরি করেন, সব মানে এমনি সব ঠিকঠাক আছে, কিন্তু এই নিজস্ব আমার কোনো থাকার ঠিকানা এখন হয়নি। এখন জমা পয়সা যেটুকু ছিল বা যে দিক দিয়ে ছিল সব তো নষ্ট হয়ে গেছে কেসের ব্যাপারে। এখন তো আমাদের কিছুই পয়সা নেই, এই প্রতি মাসে যা চাকরি করে পান সেটাই সংসারে খরচা পানি বা বাচ্চাদের খরচাতে সব চলে যায়। এখন মানে ওই এখন এখানে আছি, এখন কবে কি করব কোনো ঠিক নেই। এখন যে ব্যাপারটা আবার নতুন করে ওরা এই কেসগুলো সুপ্রিম কোর্টে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে, তাতেও কিছুটা মানে আমাদের চিন্তার বিষয় হয়ে যাচ্ছে। সে এইখান থেকে হাইকোর্ট থেকে निर्दोषভাবে খালাস হলো, আবার কেন তাকে নিয়ে টানাটানি করছে। आज भी तो घर वालों को यही डर है कि खुदा न खास्ता कुछ हो गया तो फिर क्या होगा बच्चों का, क्योंकि डर लगा रहता है ना। एक कोर्ट से बरी हुए दूसरे कोर्ट में अब क्या होगा वो अल्लाह ही जानता है, उसके अलावा कोई नहीं जानता है। ना हम जान सकते ना आप जान सकते हैं। वही डर लेकर के रोज़ मेरी बीवी बच्चों, मेरे ससुर सास यही डर लेके सोते और जागते हैं रोज़ाना कि कल क्या होगा, कल क्या होगा। उस दिन मैं घर में नहीं थी, मेरी लड़की को छोड़ने के लिए ससुराल गई थी नलगोंडा में। कलीम उनके दोस्त की शादी में गए थे, वहाँ से कलीम को उठाए। मेरे दोस्त की भाई की शादी के लिए निकल रहा था, मैं निकला बस घर से, बस रास्ते में ही था। रास्ते में आए कुछ एक वैन में, एक प्राइवेट वैन में आए और कुछ लोग बाइक पे आए। आके बाइक वाले जो है बाइक को एक्सीडेंट कर दे के झगड़ा वगैरह कर रहे थे, और सडन एक वैन आके रुकी और वैन से कुछ लोग उतर के कमर पे जो है गन लगा के खींच के अंदर बिठा लिए कि खामोश बैठ, तो हम लोग के साथ चल बस बोल के से बिठा के लेके चले गए हम लोग। बच्चे को कहाँ लेके गए, कहाँ रखे नहीं मालूम। 2 दिन तक हम लोग मेरे को फ़ोन करे तो मैं परेशान से, मैं ही, मेरी बेटी, मेरे दामाद आए, सब ढूंढे, सब जगह जाके पूछे। यहाँ पे हमारा मलकपेट पे पुलिस स्टेशन में पूछे, वहाँ पूछे तो नहीं मालूम हम लोगों को बोले। सेकंड डे अपन को मालूम हुआ तो रात में नहीं आए बोल के क्या बात है बोल के घर को फ़ोन करे तो भी कुछ भी मैसेज नहीं था। तो फ़ोन भी था, फ़ोन पे करे तो भी सेल भी बंद हो गया। तो वहाँ से फिर सेकंड डे दूसरे दिन पेपर में कुछ आया बोल के मेरे को दूसरे तो से मालूम हुआ, तो पेपर मंगा के देखे तो ऐसे ऐसी कैफियत है, बच्चों को उठाया बोल के। जब मेरे को पकड़े उस दिन रात से ही बस पुलिस वालों की ये बात थी कि मैं कबूल लूँ कि मैं मक्का मस्जिद ब्लास्ट करा। मैं बोला कि मेरे को जब से कोई ताल्लुक़ नहीं है ब्लास्ट के ताल्लुक़ से, और मक्का मस्जिद में उस वक्त था भी नहीं ना, मक्का मस्जिद में आज तक के कभी नमाज भी पढ़ा। मैं बता रहा था तो लोग बोल रहे थे ये सब बात की बताएं, बस तू कबूल कर ले, हम लोग को मालूम हो गया कि तू इज करा, बस तू कबूल कर ले। ये लोग पूछ रहे नहीं थे मेरे को ये लोग ऑर्डर कर रहे थे कि मैं कबूल कर लूँ। 7-8 बजे वहाँ पर थे ट्रांसपोर्ट सर्विस से, वहाँ से फिर यहाँ को आया तक रात के 10 बजे। तो 11 बजे के टाइम पे ला के लोन से हमारे को उस वक्त हमारे को इंटीमेशन दिए, बोला सर का वो आपके बच्चा हमारे हैंडवर में है बोल के CCS वाला। जुम्मे के दिन पकड़े, हफ्ता इतवार के दिन बताए, फिर के दिन कोर्ट को लेके आए। कोर्ट में प्रोड्यूस कर दिया गया। फिर उसके बाद में जब मेरे को मेरे केस डायरी जो मिली थी मैं उसमें पढ़ा तो क्या है कि मतलब सिम कार्ड्स निकाला, 300 सिम कार्ड्स जो है मैं टेररिस्ट को पूरों को सप्लाई कर रहा हूँ सिम कार्ड्स। और मैं मतलब मक्का मस्जिद ब्लास्ट में भी जो सिम कार्ड यूज़ हुआ मेरे पास से ही यूज़ हुआ बोल के ये लगाए। ये पहला केस था। ये पहले तो सिम कार्ड का बोले, सिम कार्ड के बाद फिर मक्का मस्जिद बम ब्लास्ट का क्या हमारे बड़ा बच्चा भेजा बाहर से, ये बच्चा दोस्तों को लेके मक्का मस्जिद में बम ब्लास्ट कराया बोल के दिए। बाद में एक RDX वाला केस बना दिए कि 10 किलो RDX लेके आए शहर में। हमारे मंजले भाई जो है जब ब्लास्ट से कुछ थोड़े दिन पहले आके गए थे तो उसको इससे लिंकअप कर दिए थे हम लोग। 10-10 किलो RDX लेके आए करे, उन्होंने दे दिए। मैं यहाँ पे शहर में जो है पैराडाइज होटल, सिकंदराबाद पैराडाइज होटल में रह के सबको 100 किलो बांट रहा हूँ बोल के डाल रहे हैं। देखो सब हमारे लायर साहब को पकड़ते थे, लायर साहब जो बोले तो वो कर लेते थे भाई। लायर साहब ही हमारे को दूसरा कोई भी नहीं। मुकदमे के दौरान ऐसा हुआ मतलब कि जितने भी गवाह वो लोग लेके आए सारे झूठे ही थे, और अल्लाह का करम ये था
के सारे झूठ भी साबित हुए। हमारे एडवोकेट साहब भी बहुत मतलब उसके थ्रू बहुत वर्क करे उन्होंने और बहुत मेहनत करे थे हम लोग के ताल्लुक़ से। जज था हम लोग के टाइम पे, जब वो जज एकदम सेक्युलर माइंडेड था, उन्होंने पुलिस वालों को बोलता था कि क्या केस बनाए तुम लोग, क्या है क्या नहीं, मतलब ये केस को और तुम लोग जो सेक्शंस लगाए वो सेक्शंस कुछ लिंकअप ही नहीं होता। बहुत परेशान थे हम लोग, इतने परेशान, घर में रात सारा दिन कोटन जेलों के पीछे बर्बाद हो जाता था हम लोगों को। कोर्ट को आए बोल तो जेल को जाना, ऑटो से बस से, बहुत परेशानी से गुजरे हम लोग। जब केस तो बरी हो गया हमारे पैसे वाला, पहाड़ का सा हमारी हिम्मत आ गया, हमारा बच्चा आ गया बाहर बोल के खुशी, बहुत खुशी हुई। बाइज्जत बरी हो गया मेरा बच्चा। बाइज्जत बरी हुए बाद भी 3 महीने वो जाके वहाँ पे लोगों के पास साइन करने का था। अकेले को नहीं भेजती थी मैं, साथ में जाती थी, दोनों बच्चे को लेके जाके दोनों मिलके साइन करके आते थे। 3 महीने तक और साइन करने का लगाए। मैं पहली बार जब रिहा हुआ था तो मतलब कि घर को आने पे मेरे को मतलब एकदम तकलीफ़ महसूस हुई थी, क्योंकि जब मेरे घर के हालात ऐसे कर दिए थे वो लोग पुलिस वाले, ना कि मेरे कोई रिश्तेदार आ रहे थे, ना कोई पड़ोसी मेरे घर वालों से बात कर रहे थे, ना कोई रिश्तेदार आ रहे थे। दोस्तान रिश्तेदार तो भाई हमारे को एक मुस्लिम को शायद देख लिए भाई, हमारे को सब जने देखते थे और वो लोग क्या करते थे मालूम, हम लोग रियल करेज बोल सर का देखते थे लोग। अब मालूम हो रहा, आप कुछ भी नहीं वैसा ऐसा बोल के आप सब जने सलाम दुआ सब जने हो रहे। उस वक्त तो हमारे देखे तो बाजू से चले जाते हमारे रिश्तेदार ना खरीद, मेरा भाया रिश्तेदार बोला आपके घर के सामने पुलिस है सिविल में, आपके घर को नहीं आते। सब रिश्तेदारी बहुत तोड़ लिए, कोई नहीं है हमारे घर को, ना दोस्त आए ना रिश्तेदार आए, कोई भी नहीं है। तो मैं उस वक्त क्या सोचा मालूम है, मेरे कोई भी नहीं है बोल के सोच लिया मैं, मेरे बच्चे मेरे बोल को सोच लिया मैं, ना पड़ोस नहीं, ना भाया नहीं, ना रिश्तेदार नहीं, कोई भी नहीं। मैं 1 साल तो कोई किसके घर को दावत में भी नहीं गया, किसके घर में फंक्शन को नहीं गया, मैं किसको मिलने भी नहीं गया। मैं पहली बार अरेस्ट हुआ था तो मैं कामिनी मेडिकल कॉलेज में मेडिकल कर रहा था, तो मेडिकल BSc इन MLT कर रहा था मैं उधर। तो मेरे को जो है कॉलेज से रेस्टिकेट कर दिए थे। काम लेने वाले भी हमारे को फीस को पैसे भी 70 हज़ार रुपये वो भी वो लोगों के पास ही है, वो लोगों के पास भी फिर के पैसे के वास्ते वो भी नहीं मिले। माली हालत देखिए, अभी तो पहले हमारे 2 भाई रहते थे बाहर और वालिद साहब की जो है रिटायरमेंट है, अब तो और एक भाई भी अरेस्ट होने पे अभी एक ही भाई है जो दुबई में रहते हैं, उन्होंने वर्क कर रहे हैं, तो उनके ऊपर ही पूरा बोझ पड़ा हुआ है समझिए। अब हमारा पढ़ने का हो, घर के खर्चे हो, घर के अखराजात हो। दूसरी बार जब रिहा हुआ तो जेल के बाहर निकला तो बहुत खुशी हुई, वालिदैन से मिला। मोमेंट तो वही है वालिदैन से मिलने का ही, मतलब वो मोमेंट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हुई। और ये बार जो है एक मतलब एक अल्लाह ताला एक अच्छे मकसद से भिजाए बोले ऐसा फील हुआ मेरे को, और मेरे वालिदैन भी बहुत खुश हुए। और जो लोग समझ रहे थे मैं गलत हूँ, वो लोग को मालूम पड़ गया कि असल गलती कौन करे, गलत कौन है, सही कौन है। आसिम आनंद से मेरी मुलाकात हुई चंचलगुड़ा जेल में, और मेरी मुलाकात करवाने वो जो बैरक के इंचार्ज थे हमारे, मकबूल बिन चाउश नाम है उनका, वो बंदा जो है मेरी तारुफ़ कराया उनसे कि ये बंदे को आपको जो केस में लेके आए मक्का मस्जिद ब्लास्ट केस में, ये केस में मेरे को भी पकड़े थे बल्कि उन्होंने तारुफ़ कराया। तो उनसे फिर मेरी गुफ्तगू हुई, बातचीत हुई। तो जब हम लोग की बातचीत होती थी तो मैं उनको बोला था कि मेरा वक्त कितना ख़राब हुआ, जब मेरी पढ़ाई ख़राब हुई, मेरे घर वाले कितना सफ़र हुए, मैं ख़ुद कितना सफ़र हुआ। उन्होंने एकदम से मतलब गिल्ट फील थे, उन्होंने वो जो हुआ था उनसे वाक़या गिल्ट फील हुए, पहले ही नहीं थे उन्होंने, पहले जो है नॉर्मल रहते थे उन्होंने। जब बातचीत हुई करी, जब उन्होंने समझ में आया, शायद अल्लाह ताला उनको हिदायत दिए, तौफीक दिए समझने की, समझ के उन्होंने जो है उसके बाद में वो बात को एक्सेप्ट करे, और उसके बाद में गिल्ट भी फील करते थे उन्होंने। सोचा मगर मेरे को समझ में नहीं आया मैं कुछ कहीं को पकड़े बोल के। मैं तो शुरू से और मैं तो बेकसूर था, अभी भी हूँ बेकसूर, फिर मेरे को कहीं को पकड़े मेरे को समझ में नहीं आया। जिस तरह से पोल्ट्री फार्म होता है और मालिक को मुर्गी खाने का मन करता है तो हाथ डालता है और ऐसे निकाल के खा लेता है, तो इसी तरह गुजरात में हमारी मिसाल ऐसी है कि जब भी ये केस बनाना चाहे हमारे ऊपर, वो देखता नहीं कि इसको पकड़ूँ, किसी को भी पकड़ के बना लेता है। कुछ लोग हैं जो सोसाइटी में मुसलमानों को इस कदर बताना चाह रहे हैं कि मुसलमान गलत होते,
सोसाइटी में मुसलमानों की ज़रूरत नहीं है बताना चाह रहे हैं, लेकिन ये लोग भूल रहे हैं कि आज़ादी की जंग भी जो है बगैर मुसलमानों की नहीं लड़े ये लोग, और काफ़ी मुसलमान लोग शहीद हुए आज़ादी के टाइम पे। आज़ादी के टाइम पे देश जैसा था, आज़ादी के जैसी टाइम पे यूनिटी थी, अब ये लोग क्या कर दिए, इसको डाइवर्ट कर दी यूनिटी को। देखिए, ना तो मैं कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा रहा हूँ, ना कभी किसी मिছিল मीटिंग में गया हूँ, ना किसी के चक्कर में रहा हूँ। सीधा होश संभाले हैं, पढ़ाई लिखाई किए हैं, कामकाज में जुटे हैं, ठीक है। और हम गरीब तबके के आदमी हैं, मिडिल क्लास आदमी हैं। हो सकता है यही चीज़ के वजह से हम फंस गए, कोई सोर्स नहीं मेरे पीछे। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हुकूमत है, डेमोक्रेसी है, मुझे भरोसा है हिंदुस्तान के कानून पे, लेकिन उसको थोड़ा देखा जाए कि किसी को अगर आतंकवादी केस में डालते जैसे, लेकिन उसकी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है 4 साल 5 साल 10 साल बाद, आप उसको एक्विटल कर दो, निर्दोष कर दो, उसके बाद उसकी ज़िंदगी का क्या, इस दौरान उसकी ज़िंदगी तो ख़त्म हो जाती है। मेरी डिमांड है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए दूसरे के साथ। और यहाँ इसमें कसूरवार पुलिस भी है, और जो है ये पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन बराबर नहीं करते हैं, और झूठ मूठ का केस डालकर जो है वो फ़ौरन जो है बता देना चाहते हैं कि हमने फ़लाँ को पकड़ लिया, फ़लाँ को पकड़ लिया। सही इन्वेस्टिगेशन नहीं है। अगर सही इन्वेस्टिगेशन होता तो सिर्फ जो है हमें बाइज़्ज़त बारिया बाहर आराम से रहा करते थे। हम बेकसूर है ना। हिंदुस्तान की जो जुडिशियल सिस्टम है उसके हिसाब से अगर न्याय पाना है तो सिर्फ एक ही इंसान के पास है कि उसके पास सब्र बहुत सारा होना चाहिए, क्योंकि एक दो मतलब एक अगर आपके ऊपर एक बड़ा सा केस, भले ही उसमें कोई एविडेंस नहीं है, ऐसा कोई भी केस किसी के ऊपर भी बनाया जाता है तो मतलब उसको यूँ समझो कि 5-7 साल का सब्र तो इंसान को रखना ही रखना है, उसके बाद ही उसको इंसाफ मिलेगा, डिस्पाइट उसके ऊपर कोई एविडेंस है कि नहीं है, कोई इस चीज़ का कोई मायने नहीं रखता। और असल में पुलिस भी इसी को इस्तेमाल करती है। जुडिशल सिस्टम जो है, ख़ास करके मैं वेस्ट बंगाल के बारे में बोल रहा हूँ, दूसरे स्टेट के मैं जानता ही नहीं हूँ। वेस्ट बंगाल में जुडिशल सिस्टम को ख़राब कर दिया गया है। सिस्टम ख़राब नहीं है, ख़राब कर दिया गया और ख़राब किया जा रहा है। कुछ डिपार्टमेंट वाले जो हैं वो अपना हिसाब से जुडिशल सिस्टम को चला रहे हैं। यहाँ पे जुडिशरी थोड़ी स्लो सिस्टम है, प्रोसीजर थोड़ा स्लो है, खास करके गुजरात का। जितना फास्ट रिजल्ट आना चाहिए, एक इंसान एक बंदा जेल में है उसका जो ट्रायल चलना चाहिए उतना स्पीड से चलता नहीं है। ट्रायल चलते चलते आधी मतलब उसकी सज़ा, जो सज़ा उसकी होती है वो पूरी कर लेता है, तो प्री ट्रायल के पहले उसकी सज़ा पूरी हो जाती है, लेकिन उसका ट्रायल पूरा नहीं होता। सरकार से मुआवजा अगर सुप्रीम कोर्ट मुझे बरी कर दिए थे तो सरकार को देना चाहिए मुझे, जो आज मैं झेला हूँ। क्योंकि आज जो मैं ज़िंदगी में जो कमाया, जो रखा, जो घर वाले धार उधार करके जो आज मेरे पीछे खर्च किए हैं, वो जितना बर्बादी हमारी हुई है, ये सब चीज़ को पूरा करना चाहिए सरकार को। मैंने 14 साल जो काटे हैं, जो मैं अपनी तकलीफ़ों से, परेशानियों से मुझे जो नुकसान हुआ, उसके लिए मैं कॉम्पनसेशन के लिए क्लेम करूँगा इंशाल्लाह। एटलीस्ट मुआवजा मिलने पे हम लोग को एक सोसाइटी में मालूम तो होता मुआवजा के, अरे ये लोग बेकसूर थे, जिस वजह से गवर्नमेंट भी जो है ये लोग को मुआवजा दी, और वो मुआवजे के पैसे से कुछ छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट कर सके और अपनी लाइफ जो है लीड कर सके उससे। डॉक्टर हनीफ के केस में देखिए, वो भी बेकसूर थे, फिर उनको भी इस तरह हम लोग की तरह ये सब फंसाया गया था, फिर वहाँ की कोर्ट ने उनको बरी कर दिया। जैसे उनको कंपनसेशन मिला वैसे हमको भी मिलना चाहिए, मतलब माफ़ीनामा भी हम लोग को भी चाहिए कि बाद में हम लोग को प्रॉब्लम ना हो इन फ्यूचर में। कंपनसेशन तो क्या उम्मीद रख सकते हैं किसी से, मिले तो अच्छा है, अगर कौन देगा, लेकिन मिलना चाहिए। वक्त तो वापस ला के दे नहीं सकते 4 साल 4.5 साल, लेकिन वो अगर नई ज़िंदगी शुरू करना चाहता है जो निर्दोष, उसको हेल्प और करना चाहिए, मदद करनी चाहिए सरकार के, किसी के कंपनसेशन मिलना चाहिए उसको। हिंदुस्तान में मुसलमान होना तो मुझे ऐसा लगता है जैसे एक खतरा है, मतलब एक तरीके से कि कभी भी एक आम आदमी की तरह एक मतलब एक हिंदू जिस तरह जी सकता है, इस तरह एक मुसलमान तो कभी भी नहीं जी सकता है। जब कभी कोई वाक़या होता तो सीधे मुस्लिम नौजवानों को हिरासा किया जाता और मुस्लिम बच्चों को लाके टॉर्चर किया जाता। जब उनसे ये सवाल किया जाता कि क्या भाई तुम आरएसएस के लोगों से, वीएचपी के लोगों से कुछ बात करे, तो वाज़े कहा जाता कि भाई तुम जैसे है वो लोग वैसे नहीं है, वो लोग तो मुल्क के वफ़ादार है, वो लोग मुल्क के जज्बे के तहत काम करते, और तुम जो है
पाकिस्तान के लिए काम करते, ISI के लिए काम करते। हिंदुस्तान में मुसलमान होना बहुत ही हकारत के नज़र से देख रहे हैं आजकल, जो हमने टीवी में देख रहे हैं, पेपर में पढ़े हैं। 8 साल जेल में रहे, वहाँ पे पेपर हम लोग पढ़ते थे, तो वो एक जो है मुसलमान होने का एक थोड़ा बहुत सज़ा सभी को मिल रहा है, किसी न किसी को कहीं ना कहीं मिल रहा है, किसी को स्कूल में, किसी को नौकरी के इसमें, किसी को दाढ़ी रखने के जुल्म में स्कूल से निकाल दिया जा रहा है, तो किसी को नौकरी से निकाल दिया जा रहा है। ये मैंने सबको कुछ ना कुछ सहना पड़ रहा है। हो सकता है मुझे भी उसी लिहाज से सहना पड़ा हो।